क्या हम भी खत्म होंगे? क्या कॉस्मोस में ऐसे जीव भी हैं जो कभी मरते नहीं? क्या वक्त के काफिले के साथ उनका सफर कभी खत्म नहीं होता? हमारे पूर्वज चांद और तारों की मदद से गुजरते वक्त का पता लगाते थे, मगर कुछ लोगों ने जो करीब 5000 साल पहले इस जगह रहते थे, पहली बार समय को छोटे छोटे हिस्सों यानी घंटों और मिनटों में बांटना शुरू किया। इस जगह को कहा जाता था उरूक। आज इसे इराक कहते हैं। ये मेसोपोटामिया का हिस्सा है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का इलाका था। शहर इसी जगह बसा था। वक्त के खिलाफ इंसान की लंबी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी इसी जगह पर मिली थी। यही वो जगह है जहाँ इंसान ने पहली बार लिखना सीखा। अब मौत हमें खामोश नहीं कर सकती थी। लिखने की ताकत की बदौलत इंसान अमर हो सकता था और लोगों के दिमागों में जिंदा बना रह सकता था। और उरूक ही वो जगह है जहाँ पहली बार ऐतिहासिक कहानी द हीरोज जर्नी लिखी गई थी। बैटमैन से पहले लूक स्काईवॉकर, ओडिसियस, इन सब से पहले एक इंसान था जिसका नाम था गिलगमेश और जो वक्त को जीतने निकल पड़ा था। गिलगमेश अमर होना चाहता था। उसने चारों ओर देखा, पूरा ज्ञान प्राप्त किया, जो छिपा था वो भी सामने ला दिया। उसी ने महाप्रलय से पहले के जमाने की कहानी बताई। उसने उरूक में एक ऐसी दीवार बनवाई जैसी भविष्य में कोई राजा न बना सके। ये कहानी उसी इंसान गिलगमेश की है। यह हीरो उरूक में पैदा हुआ था और उसने तमाम तरह की मुश्किलें झेली, समंदर पार किया, लंबा चौड़ा समंदर जो पूरब तक फैला था। उसी ने अमरता की तलाश में दुनिया का हर कोना नापा। ऐसे ही एक सफर में गिलगमेश की मुलाकात एक पहुंचे हुए शख्स उत्नन-पिष्टिम से हुई, जिसने उससे दुनिया खत्म करने वाले जल प्रलय की कहानी बताई और ये भी कि किस तरह एक देवता ने उत्नन-पिष्टिम से एक आर्क बनाने को कहा था ताकि वो अपने परिवारों और जानवरों को बचा सके। जल प्रलय की ये कहानी सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही लिखी गई थी। ओल्ड टेस्टामेंट में नोआ की कहानी दोहराए जाने से 1000 साल पहले। देखा जाए तो इस तरह से गिलगमेश ने अमर होने की अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। हम अब भी गिलगमेश की कहानी पढ़ते हैं और हर पढ़ने वाले के साथ वो दोबारा जिंदा हो जाए। उसके बाद से जितने भी हीरो या सुपर हीरो हुए, सब उसी पहले हीरो की राह पर चले हैं। ये भी एक तरह की अमरता है। हजारों सालों में ये कहानी एक सभ्यता से दूसरी तक पहुंची है, मगर जिंदगी की कहानी तो अरबों सालों से चली ही आ रही है। ये वो संदेश है जो हम सब अपने अंदर लेकर चलते हैं, जो हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर है, एक ऐसी भाषा में जो पृथ्वी के सारे जीव समझते हैं। जेनेटिक कोड जिस वर्णमाला में लिखे हैं उसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं। हर अक्षर एटम से बना एक मॉलिक्यूल है। हर शब्द में 3 अक्षर हैं। दुनिया की हर जीती जागती चीज एक मास्टरपीस है जिसे कुदरत ने लिखा और इवोल्यूशन ने संवारा है। इसमें जीवन की जटिल मशीन को चलाने और वंश आगे बढ़ाने के निर्देश लिखे। जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश 3 अरब से भी ज्यादा सालों से बार बार कॉपी होता आ रहा है, मगर वो संदेश आया कहाँ से था, ये कोई नहीं जानता। शायद जीवन ऐसे ही किसी उथले पानी में शुरू हुआ हो जिस पर धूप पड़ रही हो। किसी तरह ज्यादा कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी ही नकल बनाना शुरू कर दिया होगा। उनमें से कुछ ने बेहतर नकलें बनाई होंगी और ज्यादा तादाद में बनाई होंगी। इनमें कंपटीशन होने से नकल और बेहतर होती गई होगी और इस तरह जीवन और विकास का सिलसिला शुरू हो गया। या फिर जिंदगी की शुरुआत बहुत गहरे समुद्र की तली में किसी ज्वालामुखीय दरार के पास हुई होगी। या फिर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया था। आज मैं आपको दूसरी दुनिया से आए एक मुसाफिर की कहानी सुनाता हूं। अलेक्जेंड्रिया के पास इजिप्ट का एक गांव नाखला 1911 के जून महीने के एक दिन हिल उठा। इस उल्का पिंड में एक दूसरे ग्रह से आया संदेश लिखा था, मगर 70 सालों तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया।
1976 में नासा ने मंगल पर 2 वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट उतारे। कार्ल सेगन अपनी कॉस्मोस सीरीज के जरिए पहली बार हमें वहां ले आए। हमें पता चला है कि मंगल की हवा पृथ्वी के मुकाबले 1% से भी कम घनी है और उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, ऑर्गन, पानी की भाप और ऑक्सीजन भी है। कुछ साल बाद जब वैज्ञानिकों ने नाखला और ऐसी और जगहों से मिले उल्का पिंड के अंदर मौजूद गैसों का पता लगाया तो उन्हें एक गजब की समानता दिखी। ज्यादातर उल्का पिंड तो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े थे, मगर जो उल्का पिंड नाखला में पृथ्वी से जा टकराया था वो सिर्फ एक ही जगह से आ सकता था। मंगल से। मंगल पर स्वागत है। 1 अरब से भी ज्यादा साल पहले यहाँ एक ज्वालामुखी फटा था और उसका लावा ठंडा होकर सख्त चट्टान बन गया। लाखों साल बाद रॉक ऑफ जिब्राल्टर के आकार का एक एस्टेरॉयड मंगल की सतह से आकर टकराया, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इसका ज्यादातर मलबा वापस स्पेस में फेंक गया, जहां वो सूर्य का चक्कर लगाने लगा। फिर खुद मंगल की ग्रेविटी के खिंचाव से मलबे का एक टुकड़ा रास्ता बदलकर पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर में नाखला नाम का छोटा सा गांव दहल उठा। नाखला में जिस तरह का मीटियोराइट टकराया था वो ग्रहों के बीच लेन देन का उदाहरण है, जिसमें ग्रह एक दूसरे को चट्टाने भेजते हैं। ऐसी मीटियोराइट में बहुत छोटे जीव हो सकते हैं, ग्रहों के बीच चलने वाली आर्क पर सवार जीवन के बीच। ऐसी ज्यादातर चट्टानों में महीन छेद होते हैं और इन छेदों और दरारों में जीवन सुरक्षित रह सकता है। हम जानते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष के मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि इन जीवों को ही ले लीजिए। ये सूक्ष्म जीव 1.5 साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर ही घूमते रहे, जहां अंतरिक्ष का बेहिसाब तापमान, रेडिएशन और वैक्यूम था। मगर जब इनको दोबारा पृथ्वी पर लाया गया तो इनमें से कुछ जिंदा और अच्छी हालत में थे। इनसे भी ज्यादा हैरत अंगेज जीव तो ये हैं जो 80 लाख साल की मौत सरीखी नींद से जागे हैं। लाखों साल पहले जब इंसान का वजूद तक नहीं था, तब ये अंटार्कटिका की बर्फ में जम गए थे और अब तक जिंदा हैं। अगर कोई जीव अंतरिक्ष के मुश्किल हालात में और लाखों सालों तक जिंदा रह सकता है तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जीवन का आदान प्रदान हो सकता है। इसलिए एक संभावना ये भी हो सकती है कि शुरुआती सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष से आए हों। ऐसा सोचने की वजह क्या है? पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल है। शुरुआती आदि जिंदगी के दौरान पृथ्वी पर हर कुछ 1 साल तक बड़े एस्टेरॉइड्स टकराते रहे। सबसे खतरनाक टक्करों से समुद्र सूख गए और सतह की चट्टानें तक पिघल गईं। ऐसी हर एक टक्कर के बाद हजारों सालों के लिए पृथ्वी पूरी तरह स्टेरिलाइज्ड हो गई होगी। मगर हमें चट्टानों में मिले फॉसिल से पता चला है कि इस दौरान भी पृथ्वी पर बैक्टीरिया जिंदा रहे। इतनी जबरदस्त तबाही के बाद भी जीवन कैसे बचा रहा? जब भी ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया होगा तो उससे बहुत बड़ा गड्ढा बना होगा और चट्टानों के लाखों टुकड़े अंतरिक्ष में उछल गए होंगे। इनमें से कुछ के अंदर जिंदा बैक्टीरिया भी होंगे। कुछ बैक्टीरिया अंतरिक्ष में जिंदा बचे रहे होंगे, जबकि पृथ्वी पर छूटे बैक्टीरिया जल कर राख हो गए होंगे। हर टक्कर के कुछ हजार साल बाद पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि भाप से पानी और उससे समुद्र भर गए। पृथ्वी फिर से रहने लायक हो गई। इस बीच अंतरिक्ष में फेंकी ज्यादातर चट्टानें सूर्य के चारों ओर घूमती रही होंगी। इनमें से कुछ पृथ्वी से टकराई होंगी और मीटियोराइट्स की तरह यहाँ आकर गिरी होंगी और उनके साथ वही बेशकीमती सामान यानी कि जीवन के बीज फिर यहाँ आ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि हर तबाही के बाद जीवन को एकदम सिरे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी होगी। जो कुछ बचा उसी से जीवन आगे बढ़ गया। जब सौरमंडल नया नया ही था तब शुक्र भी शायद पृथ्वी जैसा था, जिसमें समुद्र और हो सकता है जीवन भी था। एस्टेरॉइड टकराने की वजह से शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपस में एक दूसरे पर चट्टाने फेंकते रहते थे।
क्या बहुत पहले पृथ्वी पर जो जीवन शुरू हुआ वो किसी और ग्रह से आया था? ऐसा क्यों है कि कुछ सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष के जबरदस्त रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रहते हैं, जबकि पृथ्वी पर ऐसे हालात होते ही नहीं है? शायद ये सूक्ष्म जीव हमसे कह रहे हैं कि उनके पूर्वज इन्हीं हालात में कुछ अरब साल पहले अंतरिक्ष में जिंदा रहे थे। हमें पता है कि सूक्ष्म जीव चट्टानों के जरिए एक से दूसरे ग्रह तक पहुंच सकते हैं, मगर क्या वो एक तारे से दूसरे तक भी जा सकते हैं? क्या तारों के बीच सफर हो सकता है? ये डैंडिलायन है। करीब 3 करोड़ साल पहले इसने एक नया तरीका खोजा अपने जेनेटिक कोड को आगे बढ़ाने का, स्पेस और टाइम से होकर। इनमें से हर बीज एक छोटे पैराट्रूपर की तरह हवा में तैरता है और सारे खतरे उठाकर उतरने की कोई सुरक्षित जगह खोजता है। ऊपर उठती हवा उसे कहीं भी ले जा सकती है। डैंडिलायन दर्जनों, कई बार तो सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं और ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं। विकास की जरूरत ने इसे एक खूबसूरत फ्लाइंग मशीन में बदल दिया है। ये बीज भी एक तरह का आर्क है जो अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए हवा की लहरों पर सवार होकर सुरक्षित जगह पहुंचता है। हर बीज के डीएनए में एक कहानी होती है। अगला डैंडिलायन कैसा होगा और क्या करेगा? जिंदगी अपनी कहानी दोहराते हुए आगे बढ़ती है। क्या यह मुमकिन है कि जिंदगी एक तारे से दूसरे तक पहुंच जाए? ग्रह आपस में जितना दूर हैं, तारे आपस में उससे करीब 10 लाख गुना ज्यादा दूर हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पृथ्वी से उछली किसी चट्टान को किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहे ग्रह तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव कॉस्मिक रेडिएशन को इतने लंबे अरसे तक नहीं झेल सकते, मगर ये एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे जीवन एक सौर मंडल से दूसरे तक पहुंच सकता है। मिल्की वे के तारे ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र का चक्कर एक बहुत बड़ी कक्षा में चलकर लगाते हैं और खुद हमारा सूर्य एक चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगाता है। आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में हमारा सौर मंडल 2 या 3 बहुत बड़े अंतर तारकीय बादलों से गुजरता है जो कई प्रकाश वर्ष लंबे होते हैं। आकाश गंगाएं दुनिया बनाने की मशीनें हैं। हमारे मिल्की वे में ऐसे 100 से भी ज्यादा बड़े बादल हैं। यहाँ गैस और धूल के इकट्ठा होने से नए तारे और ग्रह बनते हैं। आकाश गंगा में अपने सफर के दौरान हमारे सूर्य के इर्द गिर्द न सिर्फ सौर मंडल होता है बल्कि अरबों कॉमेट्स भी होते हैं। जब हमारा सौर मंडल किसी अंतर तारकीय बादल से होकर गुजरता है तो इस बड़े से बादल की ग्रेविटी में उथल पुथल होने से कॉमेट्स बनते हैं। कुछ कॉमेट्स तारों के बीच की खाली जगह फेंक जाते हैं और कुछ अंदर को आते हैं, सीधे सूर्य की ओर। में से कुछ ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। पहाड़ों वाले किसी ग्रह पर तेज रफ्तार कॉमेट की टक्कर से चट्टानें रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में उछल जाती हैं। अगर उस ग्रह पर जीवन हुआ तो उनमें से कुछ चट्टानें अपने साथ सूक्ष्म जीव भी ले जा सकती हैं। हजारों साल बाद पृथ्वी से उछली चट्टानों के टुकड़े अंतर तारकीय बादल में पैदा हुए किसी नए ग्रह पर उल्का पिंड की तरह गिर सकते हैं। अगर चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव किसी तरह पानी के संपर्क में आ गए तो वो जिंदा होकर रिप्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इस तरह किसी बंजर जगह पर भी जीवन पहुंच सकता है। पृथ्वी पर बादल छटने पर जब सूर्य निकलता है तब तक जीवन के बीज दूसरे तारों के नए ग्रहों तक पहुंच जाते हैं। इन नए ग्रहों पर जो जीवन पहुंचेगा वो अपने तरीके से यहाँ एक नया सफर शुरू करेगा। आखिरकार उनका तारा उन्हें भी किसी अंतर तारकीय बादल से लेकर जाएगा जहाँ वो किसी और दुनिया को जीवन के बीज पहुँचाएंगे। सोचिए, यही काम एक से दूसरी दुनिया तक दोहराया जा सकता है जिससे जीवन दूसरी जगह फैल सकता है और इस तरह जीवन बहुत ही धीमी गति से पूरी आकाश गंगा में फैलता है। हो सकता है पृथ्वी पर भी इसी तरीके से जीवन पहुंचा हो, हमें इस बारे में पता नहीं। क्या ब्रह्मांड में हम जैसे जीव हो सकते हैं? क्या वो भी यही सवाल पूछते हैं? उनके डर भी हमारी तरह ही हैं? उनके पास भी क्या हीरो और साहसिक कहानियां हैं?
अगर वो हैं, तो फिर कहाँ हैं? अपनी मौजूदगी को कैसे जाहिर करवा सकते हैं? हमने कैसे पहली बार आकाशगंगा में अपनी मौजूदगी को जाहिर किया था? 1946 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के एक साल अमेरिकन इंजीनियर्स ने रेडियो वेव्स को चांद की ओर फेंका और उन्हें पलटकर आती वेव्स भी मिल गईं। उन्होंने इस प्रयोग को प्रोजेक्ट डायना नाम दिया। यह इंसान का भेजा पहला अंतर तारकीय संदेश था। घंटे की तेज आवाज लाइट की स्पीड से चलते हुए रेडियो तरंगों को चांद की सतह पर पहुंचने में 1 सेकंड से कुछ ही ज्यादा वक्त लगा, मगर लगातार फैलती तरंगों का अगला सिरा चांद से भी बड़ा था। तरंग का ज्यादातर हिस्सा उसके दाएं बाएं से निकल गया, मगर बीच वाला हिस्सा टकराकर वापस लौट आया। करीब 2.5 सेकंड की राउंड ट्रिप लगाकर तरंगे वापस पृथ्वी पर आ गई। प्रोजेक्ट डायना ने चांद की सतह से टकराने के लिए बहुत सारी ताकतवर रेडियो तरंगे छोड़ी। हर 4 सेकंड में एक। जो हिस्सा चांद से नहीं टकराया वो अब भी सफर कर रहा होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया के दूसरे हिस्सों में टेलीविजन स्टेशंस की बाढ़ आ गई। प्रोजेक्ट डायना के संदेश, एफएम रेडियो, टेलीविजन और 20वीं सदी में भेजे गए रेडार के सिग्नल्स, ये सब लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। इन संदेशों में बहुत सारी रेडियो तरंगे शामिल हैं, जो पृथ्वी की हर दिशा से बाहर फैल रही हैं। आप कह सकते हैं कि हमारी दुनिया कहानियाँ प्रसारित कर रही है। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के बर्तनों पर गिलगमेश की कहानी लिखी थी, ताकि आगे आने वाली नस्लों तक ये किस्सा पहुंच सके। हमने अपनी कहानियों को रेडियो तरंगों में बदला और ब्रह्मांड में छोड़ दिया। जब से इनको छोड़ा गया है, उन्होंने हर एक साल में 1 प्रकाश वर्ष यानी 9.7 खरब किलोमीटर की दूरी तय की है। हम 70 से भी ज्यादा सालों से ब्रह्मांड में अपनी कहानियां भेज रहे हैं। सबसे शुरू में भेजे सिग्नल्स अब तक दूसरे तारों के हजारों ग्रहों तक पहुंच चुके होंगे। अगर इनमें से किसी में भी ऐसी सभ्यता हुई जिसके पास रेडियो टेलीस्कोप है, तो उन्हें हमारे होने का पता चल चुका होगा। अगर वो दूसरी दुनिया भी ब्रह्मांड में अपनी कहानियां भेज रही हो, तो 1960 से हम ब्रह्मांड से आते रेडियो सिग्नल्स को सुन रहे हैं, मगर उनमें पहचानने लायक कोई संदेश नहीं मिला। लेकिन हमारी ये रिसर्च कभी कभार और आसमान के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही है। हो सकता है कि ऐसा कोई सिग्नल हमसे छूट भी गया हो, क्योंकि हम गलत जगह और गलत वक्त पर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हम अपनी आकाशगंगा के तारों के बहुत छोटे से हिस्से पर ही फोकस कर पाए हैं। इसके अलावा भी कई मुश्किलें हैं। एक हद तक हमें अपनी सोच और टेक्नोलॉजी की कमजोरियों से भी जूझना पड़ता है। रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हमारी टेक्नोलॉजी के विकास की बहुत छोटी सी कामयाबी है। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरी सभ्यता के लोग भी रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल भेज रहे होंगे, तो हम पुरानी पीढ़ी के उन लोगों से अलग कैसे हुए जो तोप के गोले पर बैठकर चांद पर पहुंचने का ख्वाब देखते थे। हम में जरा से भी ज्यादा विकसित सभ्यता हो सकता है कम्युनिकेशन के किसी और तरीके का इस्तेमाल करती हो, और हमारे लिए उसे तलाशना या उसके बारे में सोचना अभी बाकी हो सकता है उनके संदेश अभी भी हमारे चारों ओर मौजूद हों, मगर हमारे पास उन्हें समझने का कोई जरिया न हो। अपने उन पूर्वजों की तरह जिन्हें सिर्फ 100 साल पहले किसी और दुनिया से आए बहुत जरूरी रेडियो सिग्नल का पता भी नहीं चलता। मगर एक और परेशान करने वाली हकीकत है, दूसरी जीती जागती चीजों की तरह इंसानी सभ्यता की भी एक उम्र होती है, और प्राकृतिक कारणों, झगड़ों या आपस में लड़ मर कर वो खत्म हो जाती है। हम कभी किसी दूसरे ग्रह की विकसित सभ्यता से संपर्क कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब एक दूसरे सवाल में छिपा है। किसी भी सभ्यता की उम्र कितनी होती? वो सभ्यता 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, मगर आज उसका वो शानदार शहर उजाड़ बीहड़ इलाका बन गया है। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? एक बड़ी वजह थी मेसोपोटामिया के तमाम शहरों के बीच कभी न खत्म होने वाले झगड़े, जिन्होंने उनकी कामयाबियों को भी बर्बाद कर दी। वो जंग में जीत का जश्न मनाते थे और आखिरकार उसी का शिकार भी हो। उनकी बर्बादी की एक वजह और थी, उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ तो थी, लेकिन कुदरत की नहीं। मेसोपोटामिया की महान सभ्यता जिस शानदार सिंचाई व्यवस्था की वजह से फली फूली थी, उसका एक बुरा असर भी हुआ। हर साल उनके खेतों में पहुंचने वाला पानी भाप बनकर उड़ता रहा और नमक पीछे छोड़ता रहा। कई पीढ़ियों के बाद नमक इतना ज्यादा हो गया कि फसलें मरने लगी, और फिर करीब 2200 BC के आसपास एक और आफत आई, एक बहुत भयानक अकाल जो कई दशकों तक चला। बारिश बंद हो गई, फसलें खराब हो गईं, अकाल और महामारी फैल गई। दूसरे कबीलों ने हमले किए, कई शहरों में सड़कें लाशों से पट गईं। उन्हें इसकी बस एक ही वजह समझ में आई, एनलिल,
यानी सबसे बड़ा देवता नाराज था क्योंकि उसका एक मंदिर बर्बाद कर दिया गया था। मेसोपोटामिया के लोगों को खबर ही नहीं थी कि उसी अकाल ने इजिप्ट, ग्रीस, भारत, पाकिस्तान और चीन की उभरती सभ्यताओं को भी कुचल डाला था। इतना तेज दिमाग का होने के बावजूद इन सभ्यताओं के लोगों को भनक तक नहीं पड़ी कि मौसम में कैसे बदलाव हो रहे हैं। 3000 साल बाद एक और महान सभ्यता को मौसम के अचानक हुए बदलाव से जूझना पड़ा। ये मध्य अमेरिका की सभ्यता थी। माया सभ्यता जब अपनी ऊंचाइयों पर थी तो 100 सालों के अंदर लगातार आए जबरदस्त अकालों ने इसका सफाया कर दिया। हमारी भाषा और हमारे किस्सों में अब भी कहीं न कहीं उन सभ्यताओं की गूंज सुनाई देती है। आज पूरी दुनिया की एक ही सभ्यता है, ये कब तक जिंदा रहेगी? कोई भी सभ्यता कई तरीकों से खत्म हो सकती है। पहले उन तरीकों की बात करते हैं जिन पर हमारा कोई खास जोर नहीं है। सुपरनोवा हमसे करीब 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर ये ज्यादा पास होता, जैसे कि पृथ्वी से 30 प्रकाश वर्ष से कम, तो उसके कॉस्मिक रेडिएशन ने वायुमंडल की ओजोन की परत को तार तार करके हमारी सभ्यता को खत्म कर दिया होता। किस्मत से हमारे नजदीक जो भी तारे हैं, उनमें कोई भी अगले कुछ करोड़ सालों तक सुपरनोवा बनकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। तकरीबन हर 10 लाख सालों में पृथ्वी पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है। पिछली बार ऐसा करीब 74,000 साल पहले हुआ था, सुमात्रा द्वीप पर, जो अब इंडोनेशिया है। हमारे रिकॉर्ड किए अब तक के सबसे बड़े ज्वालामुखी के मुकाबले उससे सैकड़ों गुना ज्यादा चट्टानें, राख और जहरीली गैसें निकली थी। पृथ्वी के गर्भ से जो पिघली चट्टानें निकली थी, उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया था, करीब 100 किलोमीटर लंबा, जो अब झील में बदल चुका है। टोबो ज्वालामुखी ने 2500 क्यूबिक किलोमीटर के इलाके में आसमान से चट्टानों के टुकड़ों की बारिश करा दी। पश्चिमी हवाओं ने ज्वालामुखी की राख भारत तक पहुंचा दी और इस उपमहाद्वीप पर राख की चादर से फैल गई। इन धमाकों से वायुमंडल की ऊपरी परतें सल्फर गैस से भर गईं और नतीजतन दुनिया भर में धुंध छा गई और कम से कम 5 सालों तक धरती तक पूरी धूप नहीं पहुंच पाई। धूल के बादल 5 सालों तक छाए रहे। ये वोल्केनिक विंटर बहुत कुछ न्यूक्लियर विंटर की तरह ही थी, मगर इसमें रेडिएशन नहीं था। हर कहीं तापमान बहुत गिर गया। भूमध्य रेखा के इलाकों में भी पेड़ पौधे और जानवर ठंड से जम गए और खत्म हो गए। मगर जीवन यूं ही खत्म नहीं होता, सिर्फ कुछ ही प्रजातियों का पूरे से सफाया हुआ। मध्य भारत में हमारे एक पूर्वज ने पत्थर की ये ब्लेड तैयार कर ली थी, टोबो ज्वालामुखी फटने से बहुत साल पहले ही, और ऐसी दर्जनों ब्लेड्स ज्वालामुखी के लावे के ऊपर जमा मिट्टी के अंदर से मिली हैं। इससे पता चलता है कि टूल बनाने वाले इंसान ज्वालामुखी से सीधे प्रभावित होने वाले इलाके में होने के बाद भी इस बड़े हादसे में जिंदा बच गए थे। मगर पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी को दोबारा बढ़ने में कुछ वक्त लगा होगा। वैसा ज्वालामुखी अगर आज फटे तो हमारी सभ्यता धूल में मिल जाएगी, मगर इंसान का वजूद जरूर बचा रहे। मुझे लगता है आज से कुछ 100 सालों बाद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी काबिल हो जाएगी कि ऐसे बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले ही उसकी एनर्जी को कहीं और मोड़ देगी। उस एनर्जी को हम अपने काम में इस्तेमाल कर सकेंगे। करीब हर 10 लाख सालों में एक बार एक छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और उससे भी ऐसी ही तबाही होती है। आज हमारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि हम एस्टेरॉयड की टक्कर को रोकना जानते हैं। हम कई साल पहले ही उसे आते हुए देख सकते हैं और एक स्पेस क्राफ्ट से टक्कर कराकर उसे किसी दूर की कक्षा में धकेल सकते हैं। आज से 1000 साल बाद शायद टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए कि हम पृथ्वी के नजदीक बने किसी सुपरनोवा के जानलेवा असर को भी कम कर सकें। मगर जब सभ्यता पर आने वाला खतरा नजर न आए तब क्या हो? जब कोई उसे आते हुए न देख पाए। कोलंबस से शुरू करके यूरोप से अमेरिका पहुंचे हर यूरोपियन हमलावर के पास एक ऐसा खुफिया हथियार था जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था। वो खतरनाक बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस लेकर आए थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अमेरिका के मूल निवासी इनके आदी नहीं थे। यूरोपियंस को लगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत और बेहतर हथियारों की बदौलत नई दुनिया को जीता है, मगर असल में वो जंग वायरस की उस फौज ने जीती थी जिसने उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका के 90% रेड इंडियंस को असली लड़ाई से पहले ही मार दिया। अगर ये नजर न आने वाली फौज न होती तो कॉर्टेज और उनके साथी कभी कामयाब न हो पाते। मगर सभ्यताएं खुद ही अपने आप को खत्म कर लें तो?
जब हमने कारोबार शुरू किया तो लगता था कि पृथ्वी की हवा, नदियाँ, समंदर, जमीन सब कुछ कभी खत्म नहीं होंगे। ये काम धंधे तब शुरू हो गए थे जब हमें पता भी नहीं चला था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी खुद कितनी छोटी है। इन सारे रोजगारों का एक ही मकसद है, मुनाफा कमाना, और इसीलिए ये छोटे फायदों पर जोर देते हैं। अभी जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, उनका मकसद चाहे जो भी हो, मगर उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं जो 100 सालों बाद तक इंसानी सभ्यता के बचे रहने की गारंटी दे। इससे आगे की तो छोड़ दीजिए। एक मामले में हम प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों से बेहतर हैं। हमें ये पता है कि हम दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम जिस रफ्तार से अपने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रहे हैं, वैसी पृथ्वी पर 10 लाख सालों में कभी नहीं देखी गई। सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हम अपने वातावरण को अस्थिर कर रहे हैं। इसके बावजूद लगता है हमारी सभ्यता इसे मानने को मंजूर नहीं। एक किस्म का निकम्मापन हावी है। सब कुछ जानते हुए भी हम वही गलती किए जा रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस की परिभाषा मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा, चुनौतियाँ आने पर अपना रवैया बदलना सीख लेना ही इंटेलिजेंस है। अगर हम सबकी मिलीजुली इंटेलिजेंस ही हमारी सभ्यता की पहचान है, तो हमें उसे उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि तमाम प्रजातियां करती हैं। वो अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल बच्चे पालने और अपना वंश बढ़ाने के लिए करती हैं। इसी तरीके से हम अपने आसपास के माहौल को बचा सकते हैं। इंसान की इंटेलिजेंस में भी खामियां हैं और वो हाल ही में विकसित हुई हैं। जितनी आसानी से इंसान को प्यार से बोलकर काबू किया जा सकता है या खोखले सिद्धांतों और कट्टर सोच वाले इसे बरगला लेते हैं, वो बहुत फिक्र वाली बात है। अगर इंटेलिजेंस ही हमारा इकलौता हथियार है, तो हमें इसका बेहतर इस्तेमाल सीखना होगा। इसकी हद और कमजोरियों को समझना होगा। उसी तरह जैसे बिल्लियां शिकार से पहले घात लगाती हैं, कीट पतंगे भेष बदलते हैं, तभी इंटेलिजेंस हमें बचा कर ले जाएगी। अगर हमने ऐसा कर लिया तो अगले 1 लाख सालों में जो भी मुश्किल सामने आएगी, हम उसका हल खोज लेंगे। और अब हम जहां आ पहुंचे हैं, वहां अमर बनने का हमारा पुराना सपना और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स आपस में मिलते हैं। बहुत बड़ी वलयाकार आकाश गंगाएं, जहां ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों को देखा जा सकता है। ये एक लाल बौना तारा है, हमारे सूर्य से छोटा और कम चमकदार। कॉस्मोस में लाल बौने तारे सबसे ज्यादा मिलते हैं। सूर्य तो अपनी 10 अरब साल की उम्र में से आधी गुजार चुका है, मगर लाल बौने तारे खरबों सालों तक अपने ग्रहों को यूं ही गर्मी और रोशनी देते रहेंगे। ये ब्रह्मांड की मौजूदा उम्र से सैकड़ों गुना ज्यादा है। किसी सभ्यता के पास ब्रह्मांड को समझने के लिए वक्त की कमी न हो, वो क्या नहीं कर सकती। हो सकता है वो स्पेस और टाइम के ताने बाने में कोई शॉर्टकट ढूंढ ले और आकाश गंगाओं के बीच लाइट की स्पीड से भी तेज चलने लगे, या शायद वैज्ञानिक प्रयोगों या कला की जरूरतों के लिए नया ब्रह्मांड बना डाले। कम से कम पृथ्वी पर तो कोई नहीं जानता कि कभी न मरने वाली सभ्यता क्या करेगी। मगर हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? अगले 14 अरब सालों का कॉस्मिक कैलेंडर दिखने में कैसा होगा? अगर पहले वाले कॉस्मिक कैलेंडर में ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक का समय दर्ज है, तो अगले 14 अरब सालों का कॉस्मिक कैलेंडर कैसा दिखेगा? पहले के कॉस्मिक कैलेंडर की ही तरह इसका भी हर महीना करीब 1 अरब साल का होगा, हर दिन करीब 4 करोड़ सालों का। विज्ञान ने हमें वो ताकत दी है कि हम आज से बहुत लंबे अरसे बाद होने वाली ब्रह्मांडीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की मौत की भविष्यवाणी। करीब 5 अरब सालों बाद हमारे सूर्य की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। इसी न्यूक्लियर फ्यूल से उसे एनर्जी मिलती है और तब ये लाल तारा बन जाएगा। मैं जानता हूँ ये काफी निराशाजनक है, मगर हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो हमारी जो संतानें उस दौर में होंगी, वो इससे पहले ही सूर्य से दूर चली जाएंगी। कौन जानता है? इंसान की वजह से होने वाली घटनाएं बहुत अलग होती हैं, इसलिए अपने भविष्य के बारे में पहले से कुछ पक्का बताना मुश्किल है, मगर हम सपना तो देख ही सकते हैं। इंसान की कामयाबियों का अगला सुनहरा दौर अभी और यहीं शुरू होता है। अगले कॉस्मिक कैलेंडर पर नए साल का पहला दिन, पहले सेकंड के 10वें हिस्से में हम अपनी पृथ्वी की बदहाली की फिक्र शुरू कर देंगे और
इसे सभी के लिए बेहतर बनाना शुरू करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन को म्यूजियम में रख दिया जाएगा और मौसम में हुए बुरे बदलावों को फिर से पलटा जाएगा। इस भविष्य के पहले सेकंड के 5वें हिस्से बाद लोग गरीबी की वजह से नहीं मरेंगे। पृथ्वी पर सभी लोग अपनी जरूरतें एक दूसरे की मदद से पूरी करेंगे। अब से आधा सेकंड बाद ध्रुवों पर उसी तरह बर्फ जमा हो जाएगी जैसी 19वीं सदी में थी। अगले 1.5 कॉस्मिक मिनट यानी 40,000 साल तक मौसम सुहावना बना रहेगा। जब तक हम अपने सबसे नजदीकी सौर मंडल में बसने के लिए तैयार होंगे, हम खुद बदल चुके होंगे। इतनी सारी पीढ़ियां गुजरने के बाद ये बदलाव स्वाभाविक भी है। हमारी जरूरतें हमें बदलेंगी। आखिर हम खुद को बदलने वाली प्रजाति हैं। आकाश गंगा के अल्फा सेंचुरी या ऐसे ही किसी और सौर मंडल में हमारे जैसा इंसान नहीं जाएगा। वो होगा तो इंसानों की ही प्रजाति का, मगर उसके अंदर हमारी ताकतें ज्यादा और हमारी कमजोरियां कम होंगी। वो खुद पर ज्यादा यकीन करने वाला, लंबी सोच वाला, काबिल और दिमागदार होगा। अपनी तमाम नाकामियों, कमजोरियों और कमियों के बावजूद हम इंसान बहुत आगे जा सकते हैं। अपने दौर में हम जिन चीजों का सपना भी नहीं देख पाते, वो अगली पीढ़ी हासिल कर लेती है। आगे न जाने क्या होगा। हमारी ये घुमक्कड़ प्रजाति अगले 100 साल बाद या 1000 साल बाद कहां पहुंचेगी? हमारे बहुत दूर के वंशज इस सौर मंडल और उसके आगे न जाने कितनी दुनियाएं बसा लेंगे, मगर फिर भी उनकी विरासत तो साझा ही रहेगी। अपनी पृथ्वी से उनका लगाव रहेगा और उन्हें पता रहेगा कि उन दुनियाओं में चाहे जैसी जिंदगी हो, पूरे ब्रह्मांड के इंसान पृथ्वी से ही आए हैं। वो सिर उठाकर अपने अपने आसमान में ये छोटा सा नीला ग्रह देखेंगे। वो ताज्जुब करेंगे, हम इंसानों ने जहां से शुरुआत की, वो पृथ्वी कभी कितने खतरे में थी, हमने कितने जोखिम उठाए हैं, हमारी शुरुआत कितनी मामूली थी, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमने कितनी तकलीफें झेली।